प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे अब तुम मेरे साथ हो, सांवरे अब तुम मेरे साथ हो। हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश ज्योति और आज आप लोग लेके आए हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1, जो कि अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ तो बच्चों, अगर आपको करना है पढ़ाई से प्यार तो जुड़े रहिए ओपी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपने टॉपिक में चलते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको थोड़ी बहुत साइंस की जानकारी दे दूं। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप साइंस को रटा ना करिए, साइंस को आप समझा करिए। अगर आप चाहते हो कि साइंस आपको समझ में आए, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप क्या करना चाहिए, आपको साइंस को समझना चाहिए। मतलब उसको एक तरह से आपको उसको रियल लाइफ से रिलेट करना चाहिए ना। एग्जाम्पल लेना चाहिए बाहर के, अपने जो हम डेली यूज में करते हैं उस टाइप के एग्जाम्पल लेने चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो पूछने चाहिए, जो आपके आस पड़ोस में टीचर हों, आपके आसपास जो आपके स्कूल में आपको कोचिंग पढ़ाते हों, उनसे आप कंसल्ट किया करिए और एग्जाम्पल पूछा करिए। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आप रियल लाइफ से रिलेट करना सीख लीजिए, तो तभी आप साइंस में कुछ कर दिखाओगे, कुछ कर पाओगे। नहीं तो साइंस ऐसे ही रटते रह जाओगे, काम चलाओ कुछ दिनों के लिए कर रट लोगे, फिर उसके बाद फिर भूल जाओगे, फिर वही कहानियाँ हो जाएंगी। चलिए आइए चलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। आज थोड़ा गला खराब है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं बताइए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। आइए इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे आपको दे दिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल बता दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अगर एग्जांपल आपको बताएं हम, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर H2O। क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्या मिल जाएगा? जल मिलेगा। इसमें यार देखिए, हम क्या बता रहे थे, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, हाँ, इन दोनों का अगर रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। लेकिन आपने कभी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश की है? हाइड्रोजन का काम क्या होता है? हाइड्रोजन का काम क्या होता है? आग जलाना होता है, आग जलाना होता है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? आग जलाना होता है, आग जलाना होता है। लेकिन वाटर का काम क्या है? आग बुझाना होता है। वाटर का काम क्या है? आग बुझाना। अगर आग कहीं जल रही हो, आप वाटर डालोगे वहाँ तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। इसका मतलब देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, इसके जो गुणधर्म है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? अलग हैं, और जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो अलग है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आपको आग को प्रज्वलित करना है तो आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन मिला दो तो आपको आग आपकी प्रज्वलित हो जाएगी। अगर आपको आग को बुझाना है तो आप वाटर मिक्स कर दो उसमें, तो आपका वो जो आग जली हुई है वो
वो बुझ जाती है। तो यहाँ पर यही केमिकल रिएक्शन का कहना है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, एक प्रकार से हमारे लिए ये न्यू सब्सटेंस है और इनकी जो प्रॉपर्टीज, इनको मिलाने के बाद जो हमारे सामने जो चीज, जो भी सब्सटेंस हमें मिलेगा, जो पदार्थ हमें मिलेगा, उसकी भी नई प्रॉपर्टी होगी, उसकी भी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, है ना। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। यही हमारा हिंदी से मतलब हो गया, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं, देखिए केमिकल रिएक्शन करते समय हमें कुछ चीज़ें और मिलती हैं जो चीज़ केमिकल रिएक्शन में शामिल होती हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व में इन्वॉल्व कर लीजिए, में इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, जैसा कि हिंदी से आप इसको क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। जैसे हमारे रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैं आपको बता दूं, चेंज इन स्टेट मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, हिंदी से होता है अवस्था में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड, हमारी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, जो कि हिंदी से हम इसको बोलते हैं ठोस, और लिक्विड को हम हिंदी से बोलते हैं द्रव, लिक्विड को हिंदी से बोलते हैं द्रव, और गैस को हम हिंदी से बोलते हैं गैस। ये हमारे सामने ठोस द्रव्य गैस, मतलब अवस्था जो होती है हमारी, ठोस द्रव्य गैस हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चेंज इन स्टेट वालों के लिए लिक्विड सॉलिड गैस। मतलब क्या होता है, अगर हमारा कोई सब्सटेंस लिक्विड में है तो उसको रिएक्शन कराने के बाद वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है, या फिर लिक्विड हमारा गैस में चेंज हो जाता है, या फिर गैस हमारा लिक्विड में हो जाता है, या लिक्विड हमारा सॉलिड में हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो स्टेट है वो हमारी चेंज होती रहती है, चेंज हो जाती है, चेंज हो सकती है, कह सकते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि हर समय नहीं चेंज होती है, कुछ ही रिएक्शनों में चेंज होती है, सारे रिएक्शनों में चेंज नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। और दूसरा हम आपको बता दें कि चेंज इन कलर में ही परिवर्तन होता है। जब आप कभी भी दो केमिकल को मिलाएंगे, जब आप कभी रिएक्शन कराएंगे तो आपको कलर में मिलेगा, कभी ब्रिक रेड मिलेगा, कभी रेड मिलेगा, कभी ऑरेंज मिलेगा, कभी येलो मिलेगा, कभी इस तरीके से आपको कलर भी मिलेंगे। आप कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन आपको मिलेगा, रंग में भी परिवर्तन मिलेगा, रंग मैंने पहले बताया आपको पहले, और तापमान में भी परिवर्तन मिलेगा। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का उत्सर्जन भी होता है, गैस भी निकलती है। जब आप किसी भी दो केमिकल को रिएक्ट कराओगे तो उनसे क्या होगा, रिएक्शन के बाद वो क्या करते हैं, अपनी वो गैस निकालते हैं, वो गैस का उत्सर्जन भी होता है, निवास भी होता है। चलिए आइए एक एक करके लिख लेते हैं। पहला है हमारे सामने चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होगा हमारे सामने चेंज इन कलर, जो कि है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और जो हमारा आखिरी होगा एवोल्यूशन ऑफ गैस, EVOLUTION, एवोल्यूशन। टेम्परेचर की होगी TEMPERATURE, टेम्परेचर।
अब आते इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन या कह सकते हैं निकास, गैस का उत्सर्जन या निकास, गैस का उत्सर्जन या निकास। पहला आता है हमारे सामने चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, सॉलिड लिक्विड गैस, द्रव, यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस, ये सारी आपस में चेंज होती रहती हैं। और दूसरा जो है हमारे सामने चेंज इन कलर, रंग में भी परिवर्तन होता है केमिकल रिएक्शन कराते समय, और केमिकल रिएक्शन कराते समय चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन, गैस का निकास भी होता है, मतलब गैस भी निकलती है रिएक्शन कराते समय। ये अपने सामने चार चीज़ें शामिल होती हैं रिएक्शन कराते समय। ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल कुछ एग्जाम्पल दीजिए या कुछ उनके परिवर्तन बताइए, रिएक्शन कराते समय हमें क्या परिवर्तन मिलते हैं, हम आपसे ये पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आइए नोट कर लीजिए, चलते हैं। देखिए अब आते हैं हम, चलिए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आप कभी भी गर्मियों में सुबह सुबह कच्चा दूध रख देंगे, सुबह सुबह कच्चा दूध किचन में रख के चले जाएंगे, जब आप शाम को आएंगे उस दूध को देखेंगे तो उस दूध में क्या होता है, खट्टापन आ जाता है, खट्टापन आ जाता है। यही हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। मतलब ये किसकी वजह से हुआ, केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हुआ। अब आते हैं खाना पकाना, खाना का पकना, जो खाना हमारा घर में हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, वो भी हमारी जो खाना पकाना होता है वो भी हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब दूसरी बात आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे शरीर में जो खाना पचता है, जो खाना का पाचन कह सकते हैं, जो खाना का हमारा पाचन तंत्र है, वो हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए देखिए श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया ये भी हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में आती है। इस टाइप के एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पर आप बोर्ड में लिखा रहे हैं और आप अपने कॉपी पेन में लिख लीजिए आपको। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मिल जाएगी या 1-2 दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आइए अब करते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले लिख लें रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, हिंदी मीडियम वाले लिख लें रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। चलिए कर लीजिए नोट, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो गया। चले चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन किचन, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन किचन इन समर, मिल्क बिकम सॉर। मतलब सॉर मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। जब हम दूध को रसोई में छोड़ देते हैं, जब हम दूध को रसोई में छोड़ देते हैं तो वो दूध हमारा कुछ समय बाद, कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद क्या होता है कि वो हमारा जो दूध है वो उसमें खट्टापन आ जाता है। वही हमारी केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए आते हैं, इसको हिंदी से आप लिख लीजिए, जो मैंने आप बताया नहीं आप लिख दूं। जब ये देखिए
व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन किचन इन समर मिल्क बिकम सॉर। जब हम दूध को रसोई में गर्मियों में छोड़ देते हैं तो हमारा दूध खट्टा हो जाता है। यही हमारी एक प्रोसेस है, एक किसकी, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल में। अब इसमें हम 3-4 एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, digestion of food, in our body, digestion of food in our body, process of respiration, process of respiration etc involve in केमिकल रिएक्शन। देखिए हमारे सामने पहला आता है कुकिंग फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एटीसी इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। देखिए कुकिंग फूड हमारा होता है जैसे खाना पकाना, इसका हिंदी से लिख लीजिए खाना पकाना, हिंदी मीडियम वाले। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए लिख लीजिए हमारे शरीर में भोजन का पाचन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया। देखिए श्वसन इस प्रकार से लिखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया। और दूसरा हमारा होता है इन और ये मतलब ये आदि शब्द हमारे क्या लिखते हैं, खाना पकाना, हमारे शरीर में भोजन का पचना और जो श्वसन की प्रक्रिया आदि हमारे आदि में रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए नोट कर लीजिए और चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं। अब आते हैं, देखिए केमिकल रिएक्शन करते समय हमें उनके कुछ नाम होते हैं। केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं, देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि H2 + O2 gives H2O, H2 + O2 gives H2O। अगर आपसे मैं बोलूं कि ये पार्ट आपका क्या है, अगर आपसे बोला जाए ये पार्ट आपका क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये है हमारे सामने अभिकारक, ये है हमारे सामने अभिकारक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं रिएक्टेंट। अब देखिए जो ये क्या हो गया, ये हमारे रिएक्शन वाला प्रोसेस है। ये क्या है, हमारा रिएक्शन वाला प्रोसेस है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों सब्सटेंस हैं ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो ये हमारे हो गए अभिकारक, रिएक्टेंट हैं। अभी डेफिनेशन लिखाएंगे। और ये जो पार्ट होता है, ये जो रिएक्शन से हमें ये जो नया पदार्थ मिला है, न्यू सब्सटेंस हमें मिला है, ये क्या होता है, हमारा उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं प्रोडक्ट। H2 + O2 अभिकारक, रिएक्टेंट, H2O उत्पाद, प्रोडक्ट। चलिए आते हैं इनके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इनके एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए चलते हैं अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल होगा रिएक्टेंट का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिकारक। अभिकारक, इसको देखिए अगर हम इसका द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे पदार्थ जो
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, जो कि अभिकारक होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, वो पदार्थ जो वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, H2 + O2 गिव्स H2O। ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट। ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट जो कि है अभिकारक, जो कि है अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। एरो के इधर वाला पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट। अब आते हैं देखिए प्रोडक्ट में। देखिए प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट में क्या आता है, a new substance produced in chemical reaction, a new substance produced in chemical reaction is called product। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। हिंदी से देखिए उत्पाद होता है, हिंदी से क्या होता है, इसका उत्पाद होता है। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। देखिए जैसे H2, इसी का एग्जांपल लेते हैं, O2 गिव्स H2O। ये वाला मैंने आपको क्या बताया था, क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। मतलब ये दोनों का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया। अभिकारक जिसको बोलते हैं हिंदी में अभिकारक, ठीक है, ये सही हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया, अ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, इनसे जो न्यू सब्सटेंस हमारा प्रोड्यूस हुआ वो हमारा प्रोडक्ट होता है। इन पदार्थों से जो हमारा जो एक नया निर्माण हुआ, इन पदार्थों के जरिए से जो नए पदार्थ हमारा बना, हमारा ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है उत्पाद। ये हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद। हिंदी इंग्लिश से बोलते हैं प्रोडक्ट, इंग्लिश से बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब इधर वाला जो साइड होगा रिएक्शन कराते समय, आप ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो साइड होगा इधर वाला जो साइड होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, और जो इधर वाला साइड होगा, एरो के इधर वाला साइड होगा, वो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। चलिए कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन में। चलिए इरेज करें।
चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन। जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अब देखना पड़ेगा। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। देखिए भैया, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है हमारा। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है, इक्वेशन वगैरह ये सब आप पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप रिएक्शन कराते हो, जब कभी भी आप क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो, तो उन रिएक्शन के जो नेम होते हैं बड़े फॉर्म में, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनके सिंबल से या उनके सांकेतिक रूप से या फिर उनके सूत्र के द्वारा उनको जब लिखा जाता है, उनको जब लिखा जाता सांकेतिक रूप द्वारा, सांकेतिक रूप से और क्या कहते हैं उनके सूत्र द्वारा उनको लिखा जाता है, उस प्रोसेस को उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। देखिए आइए देखते हैं, केमिकल फॉर्मूले या सिंबल द्वारा हमें लिखते हैं। जैसे आइए देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a, देखिए ये अपने सामने रासायनिक केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन आ गया। रासायनिक केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए हम जब उनके सिंबल और सूत्रों का प्रयोग करते हैं तब वो हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे अभिकारकों और उत्पादों के उनके रासायनिक सूत्र के साथ, अभिकारकों और उत्पादों के उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे सामने देखिए एक एग्जांपल है। इसको लिखने में आप ये बताइए मुझे, लिखने में इसको कितना टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा ना। अगर हम इसी को हम क्या करें, इनके सूत्रों और या सांकेतिक रूप में इनको लिखें, इनको फॉर्मूले और या सिंबल में इनको लिखें तो हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, इसका सिंबल O होता है, लेकिन हम इसका क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। इसके दो परमाणु भी लिए जाते हैं, इसके दो एटम भी लिए जाते हैं, O2 गिव्स MgO। कितनी जल्दी हो गया, इसके मुकाबले ऊपर वाले के लिखने के मुकाबले ये कितनी जल्दी हो गया। और ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। मतलब इस फॉर्म में, इसको नहीं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है ना। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं। आप इसको हिंदी से भी लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो, है ना। चलिए आइए ऊपर वालों को इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। मतलब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन भी दो तरह से होते हैं। कैसे? अब आप ये बताइए, ये कैसा केमिकल इक्वेशन है? दो तरह से होते हैं। जैसे पहला होता है हमारे सामने कंकाली का दूसरा नाम होता है असंतुलित, और इंग्लिश इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और इसका इंग्लिश का दूसरा नाम होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं, और दूसरा जो होता है हमारे सामने संतुलित होता है, और इंग्लिश से होता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये संतुलित है या असंतुलित है? ये संतुलित है या फिर ये कंकाली है? बताइए कैसे जानोगे? आप इसके एटम देखोगे, आप इसके परमाणु देखोगे, दोनों तरफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। देखिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हमारे सामने इसका जो एटम है, इसका जो परमाणु है ये एक है, और इस वाले का जो परमाणु है, इस वाले मैग्नीशियम का यहाँ पर भी एक है। ठीक है भैया, यहाँ पर भी एक है एटम। यहाँ पर कितने एटम हैं इस रिएक्टेंट में?
2 एटम है, और इस यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना है ऑक्सीजन में 1 है। तो मतलब ये देखिए ये क्या हो गया, ये तो बदल गया। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारा क्या कहता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम मास को ख़त्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको निर्माण कर सकते हैं, ना ही हम उसका निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब भी आप कभी आप वहाँ जाते हो, इनका कहने का मतलब जैसे आप कभी शॉप की दुकान पर जाते हो, आपको चीनी लेनी है, आपको शुगर लेनी है, तो आप क्या करते हो, आप उसमें उसके कांटे में देखते हो कि ना भैया 50 ग्राम कम ना 50 ग्राम ज़्यादा, आप यही बोलते होगे, या आप आपको बोलते हो ना हम 50 ग्राम ज़्यादा देंगे ना हम आपको 50 ग्राम कम दे देंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि भैया 50 ग्राम थोड़ा डाल दो, है ना। तो क्या होता है कि ना 50 ग्राम ज़्यादा देंगे ना 50 ग्राम कम दे देंगे। यही इनका हाल है, यही क्या है इनका हाल है कि ना हम एक परमाणु ज़्यादा देंगे ना हम एक परमाणु ज़्यादा रखेंगे, है ना। अगर रखेंगे तो हमारा नाम भैया बदल देना। वही होता है, शर्त लगाते हैं ना कि अगर हम ऐसा कर देंगे, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, हमारा नाम बदल देना। वही है, वही हाल यहाँ पे हुआ है कि अगर हम तुम्हें क्या कर पाए, अगर हम तुम्हें परमाणु, अगर हम तुम्हें एटम नहीं दे पाए तो हम क्या करेंगे, अपना नाम बदल देंगे। बदल दिया मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका नाम वैसे तो होना चाहिए संतुलित, संतुलित होना चाहिए, संतुलित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एटम दोनों तरफ होते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तो क्या होता है, हमारा एटम दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। तो भैया नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो। नाम क्या बदलोगे, कंकाली रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और इंग्लिश का इसका दूसरा नाम होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए आइए इसके क्या करते हैं, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ चलिए आइए अब हम इसके क्या करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कंकाली और संतुलित के। देखिए कंकाली और संतुलित के डेफिनेशन देख लें। सबसे पहला हमारे सामने आएगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण में क्या होता है, देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण का एक नाम और होता है जो कि है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का एक नाम और होता है जो कि है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक नाम और होता है स्केलेटल का, होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और कंकाली का क्या होता है, दूसरा नाम असंतुलित के रासायनिक समीकरण, है ना। चलिए आइए चलते हैं, अब इसके वो लिख लेते हैं डेफिनेशन। देखिए हमारे सामने ये डेफिनेशन आ गई स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की और कंकाली रासायनिक समीकरण, जो कि इसका दूसरा नाम है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और इसका दूसरा नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए आइए देखते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ सम और ऑल द आइटम ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर आइए असंतुलित रासायनिक समीकरण में, असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों, असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के कुछ, अभिकारक और उत्पादों के कुछ या सभी परमाणु की असमान संख्या होती है, कुछ या सभी परमाणु की असमान संख्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए और देखिए यहाँ पर जो इसके परमाणु हैं, यहाँ पर जो इसका एटम है 1 है, और यहाँ पर जो इसका एटम है ये 2 है, और यहाँ पर जो इसका एटम है इसके एटम से मैच कर गया 1। लेकिन यहाँ का जो एटम है इसके एटम से मैच नहीं किया, यहाँ पर 1 एक एटम है, यहाँ पर 2 एटम है। तो इसका मतलब देखिए मैंने बोला था ना कि ना हम भैया 1 रुपया ज़्यादा देंगे ना हम 1 रुपया कम लेंगे, होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए, देंगे तो बराबर देंगे, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। कभी कभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद बताया था कि कभी कभी यार हम क्या करते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना, बोलते हो ना कभी कभी। तो वही हाल यहाँ पर भी है कि अगर मैंने तुम्हें बराबर परमाणु नहीं दिए, अपने बराबर परमाणु नहीं तुम्हें दिए, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा।
इसका नाम होना चाहिए संतुलित। क्यों संतुलित होना चाहिए? संतुलित क्योंकि परमाणु हमारे बराबर होते हैं, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने इससे वादा किया कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने तुम्हें अपने बराबर परमाणु नहीं दिए, अगर मैंने तुम्हें अपने बराबर के एटम नहीं दिए, तो क्या कर लूंगा, मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा और क्या रखूंगा, वो मेरे मन का होगा। क्या होगा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन रखूंगा, जो कि कंकाली रासायनिक समीकरण होता है। हिंदी में होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा नाम है इसका। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि मैंने यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब दोनों तरफ जो परमाणु हैं, जो एटम है, वो हमारे इक्वल होने चाहिए। मतलब इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो असंतुलित है, और अगर हमारा बराबर है तो हमारा संतुलित है। अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में, जो कि हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। धीरे धीरे से हमको भी पढ़ना है, और 10th में हमें टॉप करना है। टॉप करना है भैया, करना है ना टॉप, तो पढ़ते रहो। फिर जो टॉप करना हो, अच्छे मार्क्स लाने हो, तो टॉप करते रहो। अपना एक शेड्यूल बनाओ। देखिए, अपना एक छोटा सा शेड्यूल बनाओ पढ़ाई का, कि मतलब डेली आपको साइंस इतने घंटे पढ़ने, इतने मिनट पढ़ने आपको, मतलब डेली पढ़ने हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तो आपका पूरी साइंस कवर हो जाएगी। पूरा पढ़ लोगे आप, और मतलब फोड़ के आओगे एग्जाम में, जो कि मेरा मानना है। अगर आप लेकिन डेली पढ़ोगे तब हो पाएगा। कुछ लोग होते हैं आपके, देखिए मेरा मानना है कि कुछ लोग होते हैं कि चलो यार हम दोस्त मिल के पढ़ते हैं। दोस्त मिल के पढ़ोगे कभी पढ़ाई नहीं होगी, कभी भी पढ़ाई नहीं होगी। जब कभी भी आप अपने दोस्त को बुलाओगे तो यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, अरे यार क्या यार, वो क्या बात है यार, वहाँ पर कितने अच्छे बताचे, कितने अच्छे समोसे मिल रहे थे, बस ऐसे ही बोलते रह जाओगे और कुछ नहीं करोगे। इसलिए से मेरा ये है कि सेल्फ स्टडी अब जब किया करो अपना, तो आप अपने आप से किया करो। मतलब आप अपने आप से, अपने दिल से आप किया करो, अपने आप से किया करो। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ग्रुप में पढ़ाई कभी नहीं होती है, जो बात है साफ है। ग्रुप में पढ़ाई कभी मत किया करो, उसमें आपका बोलने बताने में ही टाइम। हाँ, डिस्कशन किया करो आप अकेले में, जब पढ़ाई अपने आप किया करो। लेकिन आप जब आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप अपना ग्रुप बना लियो, उसमें डिस्कस करो। उसमें पढ़ाई ना करो, डिस्कस करो कि हमें भैया ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है। क्वेश्चन करो उससे, मतलब बिना मतलब की बातें ना करो, है ना। तो चलिए आइए चलते हैं, नहीं तो समय अपना नष्ट हो रहा है। अपने टॉपिक पे आते हैं। कहाँ थे हम? संतुलित रासायनिक समीकरण में बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग आ रही है। ये वो वाला बैलेंस नहीं है भैया, वो वाला बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस मतलब वो आप उसको ना समझिएगा, मोबाइल में जो रिचार्ज आप कराते हो वो बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस हमारा केमिस्ट्री वाला बैलेंस है, समझिएगा, है ना। हाँ, मोबाइल में रिचार्ज कराने ना पहुंच जाइएगा कि मैंने बोल दिया बैलेंस करो भैया, बैलेंस डाल दो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप सोचने लगेंगे कुछ लोग, यार बैलेंस कराते हैं, बैलेंस में केमिकल इक्वेशन होता है क्या? मैं उसको ना समझे ना, बैलेंस में केमिकल इक्वेशन होता है ना। अपना बैलेंस है केमिस्ट्री वाला बैलेंस, संतुलित करना। चलिए आइए, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए हमारा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। है, देखिए हमारे सामने ये आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है? संतुलित रासायनिकरण, जिसको हिंदी से बोलते हैं अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ऑल द एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब यहां पर देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ऑल द एटम एंड द रिएक्टेंट
इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होते हैं जहां पर जो एटम की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होने चाहिए, वहां पर हमारा क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए अभिकारक और उत्पाद में सभी परमाणु के बराबर संख्या वाले रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मतलब जो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। हिंदी देखिए, अब आते हैं, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4, जिंक सल्फेट देंगे और जो हमारा H2 गैस फुर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर Zn की क्या एटम है, इसमें जो परमाणु की संख्या यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर परमाणु की संख्या क्या है, 1 है, यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 है, SO4 मतलब देखिए यहाँ पर जो परमाणु की संख्या आ रही है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, सेम हो रही है, बराबर आ रही है दोनों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, है ना। अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती तो हमारा क्या होता, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, और हिंदी में इंग्लिश में होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये हमारे हो गए एग्जाम्पल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। अब ये हमारा हो गया, अपना ये आखिरी टॉपिक हो गया। अब देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ तो बच्चों, अगर आपको करना है पढ़ाई से प्यार तो जुड़े रहिए ओपी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं।